अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अल्लाह ताला के बबरकत नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज हम लोग 9.4 एक्सरसाइज करेंगे। उससे पहले हम लोग थोड़ी सी थ्योरी डिस्कस करेंगे जो हमारी एक्सरसाइज में यूज़ हो रही है। तो 9.4 में हमारे पास है ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉलीगॉन्स एंड देयर एप्लीकेशंस। ठीक है, हम पॉलीगॉन्स की नेक्स्ट जो है ज्योमेट्रिक जिस तरह की उसकी शेप बनी हुई है उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनकी एप्लीकेशंस कहाँ रियल लाइफ में वो यूज़ हो रही हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट वाला आपके पास है ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर वर्ड जहाँ भी यूज़ हो जाएगा उसका मतलब है कि आपने जो पॉलीगॉन बनानी है ना, पॉलीगॉन की हर लेंथ आपने सेम लेनी है। ठीक है, कोई भी पॉलीगॉन हो सकता है। शायद आप लोग स्क्वायर बनाएं तो स्क्वायर में अगर जितनी लंबी आप ये लेंथ 2 सेंटीमीटर की ले रहे हैं, 2 सेंटीमीटर की आपने ये लेंथ लेनी है और 2 सेंटीमीटर की ये और ये भी 2 सेंटीमीटर की। ठीक है, अगर आप स्क्वायर ले रहे हैं या पेंटागोन 5 साइडेड फिगर ले रहे हैं या हेक्सागोन 6 साइडेड आप ले रहे हैं तो आपने लेंथ जो है आपने वो सेम रखनी है हर एक शेप में। ठीक है, तो कहता है रेगुलर पॉलीगॉन्स आपके पास शेप्स जो है मैंने बता दिया कि स्क्वायर हो सकती है, ट्राइंगल हो सकती है, पेंटागोन, हेक्सागोन, कुछ भी हो सकता है। कहता है रेगुलर पॉलीगॉन हैज़ ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स इक्वल्स। जहाँ आपका रेगुलर वर्ड यूज हो जाएगा वहाँ आपकी साइड्स भी सारी इक्वल होंगी और एंगल भी आपके पास क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, उसमें एग्जांपल्स दे रहे कहते हैं सम ऑफ द कॉमन रेगुलर पॉलीगॉन्स आर इक्विलेटरल ट्राइंगल। ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ बराबर होती है वो आपके ज़ाहिर है इक्विलेटरल वर्ड आ गया तो वो रेगुलर ही पॉलीगॉन आपका होगा ना। स्क्वायर आपके पास पेंटागोन, हेक्सागोन वगैरह। ठीक है, अच्छा ये वाला फार्मूला आपका सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल को किसी भी पॉलीगॉन में चाहे स्क्वायर हो कुछ भी हो उसमें एंगल्स का जो है इंटीरियर अंदरूनी एंगल्स को जब सम करेंगे तो उसके लिए आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। चाहे आप स्क्वायर के लिए निकालना चाह रहे हो, जिस मर्जी शेप के लिए आप लोग निकाल रहे हो तो आपने वर्ड यूज़ करना है, फार्मूला यूज़ करना है n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। ये आपने निकाला इंटीरियर एंगल जितने भी हैं टोटल एंगल। फॉर एग्जांपल यहाँ 4 एंगल हैं तो चारों के लिए आपने इकट्ठा अगर आपने वो एंगल्स का सम निकालना है तो आप ये फार्मूला यूज़ करो। लेकिन अगर आप कह दें कि कोई एक एंगल फाइंड करके दें, फॉर एग्जांपल ये वाला एंगल फाइंड करके दें, तो अगर आपने ईच एंगल फाइंड करना है, हर एक अलग करना है तो हर एक पे आपको ये वाला फार्मूला लगाना पड़ता है। फार्मूला सेम है, n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री वही है, डिवाइडेड बाई आपने n काट देना है। n आपके पास होंगी साइड्स। अगर यहाँ देखें ना 4 साइड्स है तो आप 4 यहाँ भी लिखोगे, यहाँ भी 4 लिखोगे, वो आपकी शेप पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास इंटीरियर एंगल के लिए तो हमने पढ़ लिया कि अगर हमने इकट्ठे निकालने हैं तो उसके लिए ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे ये। लेकिन अगर एक एंगल निकालना है तो उसके लिए हम लोग ये यूज़ करेंगे। अब एक्सटीरियर बिडोनी जो एंगल अगर हमें निकालने पड़ जाए तो उसके लिए आपके पास क्या फार्मूला होता है, 360 डिग्री को आपने n पे डिवाइड कर देना तो आपके पास क्या आ जाएंगे, जो है एक्सटीरियर एंगल आपके पास आ जाएंगे। और एक बात और याद रखनी है कि सप्लीमेंट्री जब आपके पास एंगल्स होते हैं ना पॉलीगॉन में, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर करें तो आपको 180 आंसर देता है। ठीक है, ये हम लोग सारा जो है एक्सरसाइज में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, कहते हैं डायगनल आपके पास देखे ना, मैं अगर आपको ट्राइंगल की शेप वो एग्जाम्पल देती हूँ तो ये ट्राइंगल है। यहाँ मुझे पता है डायगनल आपके पास कौन कौन सा बन सकता है। ये आपके पास जो है ये यहाँ से ये जो है नेक्स्ट आपके पास है डायगनल में आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल ले रही हूँ कि मेरे पास ये एक जो है स्क्वायर है, तो स्क्वायर के लिए डायगनल क्या है, जो उसके दो वर्टेक्स को जो है ना टच करे। ये आपके पास जो है एक डायगनल हो गया, ये एक दूसरा डायगनल हो गया। यहाँ आपके पास ट्राइंगल है तो ये देखिए एक इसके साथ जाके टच करेगा। मतलब ट्राइंगल की शेप्स भी तो डिफरेंट हो सकती है ना, कुछ इस तरह से करके। तो आपके पास डायगनल में क्या करना है, दो वर्टेक्स ने जो है एक दूसरे को क्या करना है, ये ऐसे, ये जो है ये आपका डायगनल है। ठीक है, कहता है कि डायगनल निकालने का तरीका क्या है कि एक जो शेप के अंदर कितने डायगनल आ सकते हैं, तो आपने क्या करना है n इंटू n-3 डिवाइडेड बाई 2। अब अगर n क्या है आपके पास साइड्स है, 1 2 3 4 4 साइड है, तो आपने यहाँ 4 पुट कर दिया, अंदर 4-3 करेंगे तो आपको पता है 1 आपको आंसर देगा, और डिवाइडेड बाई 2 तो 4 1s are 4, 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 2। तो वाकई स्क्वायर के अंदर सिर्फ ये दो डायगनल्स होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपका नेक्स्ट है ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल की क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती हैं। कहता है ट्राइंगल इज अ पॉलीगॉन। ट्राइंगल जो है पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन हमने कहा था जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा, जिस भी शेप में, जिस भी फिगर में, डायग्राम में 3 या 3 से ज़्यादा आपके पास साइड्स होंगे वो आपके पास पॉलीगॉन होगी। तो ट्राइंगल में 3 होती है तो ट्राइंगल भी एक पॉलीगॉन है विद 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। तो आपको अगर ट्राइंगल की डेफिनेशन आ जाती है तो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो लिख देनी है। ठीक है, आगे बता रहा है कि ट्राइंगल्स को मुख्तलिफ कैटेगरी में डिवाइड किया गया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इस तरह की करें तो ये हम इसको बोलते हैं राइट ट्रायंगल, क्योंकि इसका एक 90 होता है। इस तरह मतलब इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं आगे से। ठीक है,
उसके बाद आपके पास आता है एंगल सम। कहते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन एनी ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। इससे पहले जितने चैप्टर्स किए हैं हमने बार बार ये चीज़ डिस्कस किया है कि एक ट्राइंगल के अंदर जितने भी एंगल्स हैं उनको प्लस करें तो हमारे पास कितना आता है 180 आता है, मतलब 90 ये है। तो अब दो साइडों पे आपने 90 तकसीम कर देना, तो 45 इधर और 45 इधर, तो 45 प्लस 45 ये भी 90 हो गया और एक ये 90 हो गया, तो 180 ही है इसका टोटल होता है। ठीक है, या फिर आप अगर ये वाली ट्राइंगल यूज़ करें कुछ इस तरह की कर सकते हैं, तो आप अपनी मर्जी से यहाँ भी 60, यहाँ भी 60, यहाँ भी 60, बस 180 तीनों को प्लस करके आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कुछ इक्विलेटरल ट्राइंगल्स में कह रहा है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल, ये जो मैंने दी थी ना ये मिसाल 60 60 60, ये आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसकी हर साइड की लेंथ जो होती है बराबर होती है, साइड की लेंथ बराबर हो तो एंगल्स भी आपके पास पता है ना कि सेम ही आपके पास आते हैं। ठीक है, इसी तरह आइसोसेलेस ट्राइंगल आपके पास ऐसी ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स की लेंथ जो होती है वो बराबर होती है लेकिन तीसरी साइड की जो मुख्तलिफ होती है तो वो आपके पास आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है। तो कहते हैं टू साइड्स आर इक्वल एंड द एंगल्स ऑपोजिट टू दी इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो कहता है कि आपके पास जो है एंगल्स ऑपोजिट जो इक्वल साइड है ये वाली और ये वाली, इसके ऑपोजिट जो आपके पास एंगल बनेगा वो भी आपका इक्वल होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास पैरेललोग्राम के बारे में थोड़ा सा है, इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। कहता है अब पैरेललोग्राम की शेप आपकी इस तरह से होती है जिसकी ये वाली साइड जो पैरेलल होती है इस साइड के पैरेलल होती है और ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल होती है, मतलब कि इनकी लेंथ आपस में सेम होती है और इसकी लेंथ आपस में सेम होती है। दूसरी बात, ये वाला एंगल ऑपोजिट जो यहाँ एंगल उसके बराबर होता है और ये वाला एंगल जो है इस एंगल के आपके पास बराबर होता है। ठीक है, तो यही उसने कहा कि आप पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल मतलब इसमें चार आपके पास साइडें, चार साइडों में क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। हुज ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इनकी ऑपोजिट साइड्स आपके पास क्या है पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। एंड इक्वल इन लेंथ्स, और इनकी लंबाइयाँ जो होती हैं वो भी बराबर होती हैं। एंड ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और ऑपोजिट एंगल ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, और ये वाली प्रॉपर्टी आपकी उसमें क्वेश्चन में यूज़ की हुई है इसलिए मैंने ये पढ़ा दी हुई है। इसके साथ कहते हैं इट्स एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। देखिए एडजस्टेंट आपके पास जो करीब करीब होते हैं या मसलसल जो आपके पास एंगल होते हैं, मतलब ये आपका एंगल है ना, ये इसके साथ ये वाला एंगल जो है ये आपके पास क्या है एडजस्टेंट एंगल्स हैं। ठीक है, या ये कर लें कि इस एंगल के साथ ये वाला एंगल्स, ये दोनों एंगल्स क्या है एडजस्टेंट है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये और ये वाला एंगल एडजस्टेंट है, ये एडजस्टेंट आपके पास नहीं है। ठीक है, तो इनको कंसेक्टिव भी कह सकते हो, यहाँ फिर आपके पास सप्लीमेंट्री आपके पास ये एंगल्स हैं। तो ये वाला भी आपके पास एक चीज़ है, इससे भी आपका एक क्वेश्चन जो है सॉल्व होना है। लास्ट वाला आपका कॉन्सेप्ट है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राइट एनी एप्लीकेशन ऑफ पॉलीगॉन की कोई सी एप्लीकेशन बता दे तो आपने टेसिलेशन बता देनी है। टेसिलेशन होता क्या है आपके पास, कहता है टेसिलेशन इज अ पैटर्न, एक पैटर्न है, एक आपके पास एक तरतीब है ऑफ शेप्स शक्लों की दैट फिट टुगेदर परफेक्टली, जो एक दूसरे के ऊपर परफेक्टली जो है आ जाते हैं। ठीक है, विदाउट एनी गैप, इनके दरमियान में कोई जो है खला नहीं रहती है और ओवरलैप ना ये एक दूसरे के ऊपर आ रहे होते हैं, कवरिंग अ प्लेन, एक प्लेन को कवर कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए हमारे पास जो है ये हेक्सागोन है। ठीक है, हेक्सागोन है आपके पास, और हेक्सागोन जो है ये एक हेक्सागोन है, इसके साथ ये दूसरा तीसरा चौथा ये अटैच हुए हैं। ठीक है, ये एक पैटर्न बना रहे हैं, एक इसमें कोई इनके दरमियान में कोई गैप नहीं है, ना इस हेक्सागोन पे ये वाला हेक्सागोन चढ़ा हुआ है, नहीं बस इसके साथ अटैच है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है एक हेक्सागोन टेसिलेशन की एक टाइप है। अच्छा, टेसिलेशन में आपके पास जो है ना एक चीज़ मेन आपने यहाँ याद रखनी है, कहते हैं स्केयर्स कैन टेसिलेट। स्केयर्स आपके पास ये जो स्केयर शेप आपके पास होती हैं ये वाली जो है ये भी आपस में टेसिलेट हो जाती हैं परफेक्टली, सही तरीके से, इनके दरमियान कोई फासला नहीं रहता है, शेप इनकी बड़ी अच्छी बनती है। बिकॉज ईच स्केयर हैज़ एन इंटीरियर एंगल ऑफ 90 डिग्री। हमें पता है एक स्केयर के अंदर जो है हर एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है। ठीक है, टोटल इसमें 360 होते हैं। कहते हैं एंगल ऑफ 90 डिग्री एंड 4 स्केयर्स मीट एट अ पॉइंट टू फॉर्म अ 360। ज़ाहिर इनकी इंटीरियर एंगल का सम करें 90 90 90 90 तो आपके पास कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा। तो 360 अगर एंगल आपका कंप्लीट हो जाए तो आपकी ये क्या हो जाती है टेसिलेशन बन जाती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है हमारे पास 9.4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें अपना, कहता है व्हाट इज द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ डिकाकेगन। डिकाकेगन आपके पास होता है जिसमें 10 साइड्स होती हैं आपके पास। ठीक है, पॉलीगॉन वो आपके पास कुछ इस तरह करके हमने वो 10 साइडेड इसकी कंप्लीट करके डिकाकेगन आपने शेप बनानी होती है। तो कहता है आपने सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स निकालने। यहाँ आपकी नोट करने वाली बात है, मैंने दो फार्मूले पढ़ाए, एक हमने कहा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स जिसमें हमने ये वाला फार्मूला यूज़ किया था, और दूसरा हमने कहा था सम ऑफ ईच एंगल। ईच एंगल में
डिवाइडेड बाय n भी आपके पास आता है। तो ये तो हमने सारे एंगल्स को प्लस करना है, तो पहले आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है डिकाहेड्रन में। तो हमें पता है 10 साइडेड हमारे पास पॉलीगॉन होती है, ठीक है, क्वेश्चन में उसने बताया हुआ है। उसके बाद आपने क्या लिखना है, फार्मूला हमने कहा है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स होते हैं n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। एन आपके पास हमेशा क्या होगा, साइड्स, तो वो कितनी है 10 एन की जगह 10 पुट कर दिया, बाकी आपने -2 और मल्टीप्लाई 180 ऐसे लिखा। 10 - 2 करेंगे, यहाँ से 8 आएगा, 8 और मल्टीप्लाई 180 डिग्री आ जाएगा। 8 को 180 डिग्री से करेंगे तो 40 डिग्री जो है आपके पास एंगल्स का सम आएगा, ठीक है। आपके पास डिकाहेड्रन जो है इस ट्राइंगल में अगर इंटीरियर एंगल हम लोग फाइंड करते हैं तो वो 1440 बनेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका है पार्ट नंबर बी, कहता है कैलकुलेट द मेजर ऑफ ईच। अब वर्ड ईच यूज कर गया तो मतलब फार्मूला तो हम ऊपर वाला यूज करेंगे, लेकिन डिवाइडेड बाय n भी यूज करेंगे जहाँ ईच वर्ड आ जाए, ठीक है। इसलिए मैंने थोड़ी पढ़ाई थी कि आपको समझ आए। कहता है मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन। हेक्सागोन आपको पता है वो वाली शेप होती है जिसमें आपके पास 6 साइड्स होती हैं। तो हमने सबसे पहले लिखा कि नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, हमारे पास 6 हैं। उसके बाद हमने फार्मूला लिखा। अब यहाँ n, इस n और इस n की जगह आपने 6 पुट कर देना, ठीक है। ये पुट करने के बाद 6 - 2 करेंगे तो यहाँ से 4 आएगा, मल्टीप्लाई 180 डिग्री डिवाइड बाई 6, ठीक है। नेक्स्ट आपकी अपनी मर्जी है, इसको कटिंग करनी है तो कटिंग कर लें। देखें 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 को 180 से आप करेंगे 360 को 6 पे करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। नहीं तो जो है हम लोग कैलकुलेटर से देख लेते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट जो है 40 को मल्टीप्लाई करें 180 के साथ और उसको डिवाइड कर दें 6 के साथ, तो आपके पास 120 डिग्री जो है आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर थर्ड, कहता है व्हाट इज ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागोन। एक्सटीरियर एंगल के लिए हमने क्या कहा था, 360 को आपने n पे डिवाइड करना है, ठीक है। तो अब हमारे पास एक्सटीरियर एंगल का भी एक क्वेश्चन आ गया है। उसके लिए हमारे पास फार्मूला 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n आपने करना है, ठीक है। अब पेंटागोन आपको पता है वो वाली साइड होती है जिसमें 5 आपके पास वो शेप होती है जिसमें 5 साइड्स होती हैं। तो हमने कहा नंबर ऑफ साइड्स इन पेंटागोन n = 5। वी नाउ सम ऑफ, अच्छा पहले आप लोग लिखेंगे ऊपर फार्मूला लिखेंगे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल्स। उसके लिए फार्मूला पहले आप लिखेंगे वो होता है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि फार्मूला आपने लिखा, नेक्स्ट आपने क्या करना है 360 आपने ऐसे रहने देना है, इसको n की जगह आपने 5 लिख लेना है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे 72 डिग्री आएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ जो है ये आप ना लिखें तो आपका पिछले क्वेश्चन की तरह हल हो जाएगा। ये ज़्यादा ईजी तरीका है, ठीक है। इसको छोड़ दें, पहले आपने n लिखना है, फिर आपने कहना है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल जो है उसका फार्मूला होता है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n की जगह आपने 5 पुट करके उसका आंसर जो है वो ले आना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, कहते हैं इफ द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन। कहते हैं एक पॉलीगॉन है उसमें इंटीरियर एंगल्स को सम हम गणेंगे तो हमें देगा, कुछ बुक्स पे 1260 लिखा है, कुछ बुक्स पे 1440 लिखा हुआ है, लेकिन आंसर जो है बुक वाला इससे आता है, तो मैं दोनों से करवाऊंगी, ठीक है। तो कहता है पॉलीगॉन कोई भी शेप हो सकती है, ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, कुछ भी हो सकती है। पॉलीगॉन उसने बताया, कहता है उसमें इन एंगल्स को प्लस करें तो हमारे पास 1440 हमें दे रहा है या 1260 दे रहा है, ठीक है। दोनों में से कोई भी चीज़ आप लिख लें, आंसर इससे करेक्ट आपका आना है। कहता है हाउ मैनी साइड्स डज द पॉलीगन हैव। तो कहता है पॉलीगॉन में कितनी साइड्स, आपने बताना है कि पॉलीगॉन कौन सी है, मतलब कितनी साइड्स, एन की तादाद बतानी है। तो हमने कहा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स हमें जो है दिया हुआ 1260 डिग्री या 1440 दिया हुआ है। चलिए इसी से हम लोग डिस्कस करते हैं। अब इंटीरियर एंगल के लिए हमने फार्मूला पढ़ा था n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, तो ये बराबर आपके पास आ जाएगा 1440 के, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट क्या करना है कि आपके पास 180 साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे 1440 डिग्री वाली साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इनको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आना आंसर 8, ठीक है। n-2 बराबर आना 8 के। नेक्स्ट आपने -2 है दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो 8 + 2 बन जाएगा और यहाँ से आपका 10 आंसर आ जाएगा अगर आप 144 के हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन अगर आप 1260 के हिसाब से कर रहे हैं तो ये 1260। अगले स्टेप में 180 आपने क्या करना है साइड पर डिवाइड कर दें, इनको डिवाइड करेंगे, यहाँ से 7 आना है, -2 है दूसरी साइड पर जाकर प्लस का 2, 7 में 2 ऐड करेंगे तो आपके पास 9 आ जाएगा। अब जो मर्जी आप अपनी बुक के हिसाब से कर लें, ठीक है। तो n की वैल्यू आपके पास यहाँ तो 9 आपके पास है, यहाँ आपके पास 10 आएगी, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपकी बुक में अब ये 1260 लिखा हुआ है या 1440 लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, कहता है इन अ पैरेललोग्राम ABCD। हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, आपके पास इस तरह की कुछ शेप होती है, ठीक है। ऐसी शेप है जिसका नाम है, जिसमें आपके पास जो है पॉइंट्स हैं A
बी सी डी। कहता है कि मेजर ऑफ ए बी, ए से लेके बी तक की लेंथ आपके पास कितनी है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर। और मेजर ऑफ ए डी मतलब ए से लेके डी तक हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। एंड मेजर ऑफ बी ए डी, आपको पता है जब भी आपके पास ये एंगल को शो करता है, मतलब कि दरमियान वाली चीज़ जो हो वहाँ एंगल बन रहा है, तो दरमियान में आपके पास ए है, तो यहाँ ए पे जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए बी सी वाली जो है आपके पास पैरेललोग्राम, इसका हमने एरिया फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, कुछ बुक्स में यहाँ लिखा हुआ है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ए बी सी डी, और लेंथ तो इसकी कभी भी नहीं आ सकती, यहाँ तो ये आपके पास स्क्वायर रेक्टेंगल कोई चीज़ होती तो फिर था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में थोड़ी सी है कन्फ्यूजन, लेकिन ये है कि एरिया के हिसाब से मैंने जितना वो सर्च किया, हर किसी ने एरिया के हिसाब से ये वीडियो करवाई है, तो फिर आप इसी हिसाब से जो है इसको रखें, ठीक है। तो हमने कहा गिवन में हमें ए बी दिया हुआ है, ए डी की लेंथ 6 सेंटीमीटर दी हुई है और एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री, और हमने एरिया उसको फाइंड करके देना है, ठीक है। यहाँ आपने लिखना है एरिया की हेडिंग देनी है। तो हमने कहा वही नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई हाइट इंटू साइन ऑफ थीटा। तो बेस आपके पास ये बेस थी, ये आपके पास कितनी थी 60 थी, ठीक है। और हाइट हमने जो है हाइट जो ये वाली हाइट है आपके पास, जाहिर है ये 6 सेंटीमीटर, तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगी क्योंकि इसमें आपकी साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। तो हाइट आपके पास कितनी होगी 6, और साइन थीटा की जगह आपने क्या यूज़ करना है, एंगल जो हमें दिया हुआ 45 डिग्री। तो उसके बाद आपने क्या करना है, 10 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 60, और साइन 45 कैलकुलेटर पे लेंगे तो आपको 1/√2 देगा, ठीक है। साइन 45 पे हमें क्या देता है 1/√2, ठीक है। 1/√2 को जो है ना हम लोग ऐसे √2/2 भी लिख सकते हैं, लेकिन ये आपका एग्जैक्ट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, 61 * 60 डिवाइडेड बाई √2। अब आपके पास दो काम ही आती है, यहाँ डायरेक्ट आंसर निकाल लें। कैसे निकालें, 60 को डिवाइड करें √2 पे, तो आपके पास आंसर 30/2, और इसको ST को बटन दबाएंगे तो 42.42 आपका आ जाएगा फाइनल जो है आंसर, ठीक है, ये वाला। लेकिन अगर आपने स्टेप्स थोड़े बढ़ाने हैं तो फिर आपको पता है अंडर रूट को खत्म करने के लिए आपने क्या करना है, रैशनलाइजेशन करनी है। तो √2 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, ठीक है। ऊपर 60/2 आपका बन जाएगा, यहाँ √2 2 है आपके पास, इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। ये इसके साथ काट जाएगा, ऊपर वाली टर्म आपकी एज इट इज़ और नीचे 2। फिर नेक्स्ट इसकी कटिंग करें 30 इंटू √2 आ जाएगा, इसका कैलकुलेटर पे आप हल करेंगे तो 42.42 आपका जो है आंसर आ जाएगा। ये वाला आंसर आपका ठीक है। जो वो कह रहे हैं लेंथ, कुछ बुक्स में लेंथ लिखी है, कुछ में एरिया लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड वाला क्वेश्चन, कहता है इन अ पैरेललोग्राम ABCD इफ मेजर ऑफ एंगल DAB इज इक्वल टू 70 डिग्री। हमारे पास पैरेललोग्राम है और कहता है कि जो एंगल बन रहा है किस पे, मैंने बताया कि आपको सेंटर वाली जो आपके पास होता है ना वर्टेक्स होता है उस पर बनता है, तो ए पे एंगल आपका 70 डिग्री बन रहा है। कहते हैं फाइंड द मेजर्स ऑफ ऑल अदर एंगल्स इन द पैरेललोग्राम। कहते हैं पैरेललोग्राम में बाकी एंगल्स आपने ए वाले उसने बता दिए, D, C और B आप लोगों ने फाइंड करना है। तो सबसे पहले पैरेललोग्राम की जो है डेफिनेशन हम लोगों ने की थी ये वाली, जिसमें हम लोगों ने कहा था कि हुज ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल इन लेंथ एंड ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो पैरेललोग्राम आपके पास वो वाली शेप होती है जिसकी आपके पास जो है ऑपोजिट साइड, ये इस साइड की ऑपोजिट साइड ये वाली, इनकी लंबाइयाँ आपस में बराबर होती हैं और एंगल्स ऑपोजिट एंगल, मतलब ए वाला एंगल जो है C वाले एंगल के बराबर होगा, B वाला एंगल जो है वो D वाले एंगल के बराबर होगा। अब देखें ना उसने हमें एंगल जो है ए वाला कैसे करके लिख के दिया है DAB, तो मतलब ए पे जो एंगल बन रहा है वो आपके पास पहले आप लिखेंगे मेजर ऑफ एंगल DAB जो है वो हमारे पास कितना है 70 डिग्री है। आपने ऊपर गिवन की दे के हेडिंग, उसके बाद पहले आपने ये वाली चीज़ लिखनी है। अब जाहिर है ऑपोजिट एंगल सेम होते हैं, तो जो C पे वो भी आपके पास 70 होना है, लेकिन आपने भी उसी तरह से लिखना है मेजर ऑफ एंगल DCB, जो मतलब कि C पे आपका एंगल जो है वो आपका बन रहा है ना ऑपोजिट एंगल, वो भी फिर आपका कितना है 70। और साथ आपने बता देना कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल या ऑपोजिट एंगल, अकेले के भी आप हेडिंग दे देंगे फिर भी उसको समझ आ जानी है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो है, अब हमने एक और चीज़ पढ़ी हुई है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स जो आपके पास हैं, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल्स भी मैंने इसी में पढ़ाया था, एडजस्टेंट एंगल्स या कंजेक्टिव एंगल्स। मतलब देखिए ना, ये वाला एंगल A और B वाले आपस में क्या है, कंजेक्टिव है, एक दूसरे के पास है, मसलसल है, मतलब एक के बाद B वाला एंगल आ रहा है। तो ये इन दो एंगल्स को भी प्लस करोगे तो ये 180 डिग्री देगा, ठीक है आपको पास, क्योंकि आपको वैसे भी तो पता है पैरेललोग्राम में हर एंगल 90 का होता है। तो कोई से भी दो एंगल प्लस कर लो, चाहे ये वाले दो एंगल प्लस कर लो, चाहे ये वाले दो कर लो, ठीक है, आपको 180 आंसर देगा, ठीक है। तो हमने कहा मेजर ऑफ DAB
जो DAB पे एंगल बन रहा है उसमें हम लोग प्लस करेंगे मेजर ऑफ एंगल ABC। अब मैंने ये वाले दो एंगल क्यों लिए, क्योंकि मेरे पास इसका आंसर भी 70 है, मेरे पास इसका आंसर भी 70 है। असल में मैं A और C वाले को प्लस करने लगी हूँ, लेकिन हमने लिखना उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में उसने दिया हुआ है। तो DAB वाला एंगल जो है उसमें हम लोग प्लस करेंगे मेजर ऑफ एंगल ABC। अब ABC लिखने का मकसद ये होगा, देखें ये दोनों तो हमारे पास हैं, ठीक है, इसका भी इतना यूज़ नहीं होना है। आपके पास हमने B वाला एंगल फाइंड करना है और D वाला अब फाइंड करना है। तो B वाला एंगल अगर हम लोग फाइंड कर लेंगे तो उसी का ऑपोजिट D हमारे पास आ जाना है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा DAB में एंगल कौन सा प्लस करेंगे, ABC। यहाँ से देखें ना ABC, B को सेंटर में रखने का मतलब है कि ये वाला एंगल हम लोग असल में फाइंड कर लेंगे, ठीक है, वो 180 के बराबर होता है। साथ आपने बता देना सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब DAB वाला एंगल आपका 70 है, ये हमने जो है फाइंड करना है। B वाला एंगल जो है ये अभी नहीं मिला है और इक्वल टू 180। नेक्स्ट स्टेप में आपने 70 को दूसरी साइड पर ले जाना है, तो माइनस का 17 हो जाएगा। 180 माइनस 17 करेंगे, 70 करेंगे तो आपके पास 110 आ जाएगा, ठीक है। 70 बोलना तो मैं 17 बोल रही हूँ, आपके पास 110। तो अब आपको समझ आ गई कि B पे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 110 डिग्री बन रहा है। तो B पे जो बन रहा है उसका ऑपोजिट D है, तो D पे भी इतना ही बनेगा। तो आपने लिखना है मेजर ऑफ एंगल कौन कौन सा, CDA या ADC जो है आपके पास वो भी 110 बनेगा, और साथ बता देना कि ऑपोजिट एंगल्स आपके पास ही होते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको इसकी भी समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर जो है 4, कहता है अ शेप इज क्रिएटेड बाय कटिंग अ स्क्वायर इन हाफ डायगोनली। अच्छा इतनी सी बात लिखते हैं, कहते हैं अ शेप इज क्रिएटेड। पहले तो आप स्क्वायर यूज़ कर रहे हैं, स्क्वायर में आपके पास चारों साइड की लेंथ एक जितनी होती है, ठीक है, ये मेरे पास स्क्वायर है। कहता है अ शेप, एक शेप बनाई गई है, इज क्रिएटेड बाय कटिंग अ स्क्वायर, एक स्क्वायर को आपने कट कर दिया इन हाफ डायगोनली। मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि डायगोनली हम लोग इस तरह से कट करते हैं, ठीक है। तो आपके पास ये एक शेप, ये वाली आपकी एक समझे की शेप बन गई हुई है, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा जो है इस हिस्से को हम लोग क्या करते हैं, रेस कर देते हैं। ये हमने हिस्सा रेस कर दिया, ये हमने एक स्क्वायर को कट करके एक शेप बना लिया। और कटिंग कैसे की, उसने कहा था हाफ डायगोनली, डायगोनल से कट करना है, हाफ कर देना उसको। तो ये हमारे पास शेप आ गई है। एंड देन अटैचिंग, और आपने अटैच करनी है अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल टू दी हाइपोटेनियस ऑफ ईच हाफ। ये जो ईच हाफ है ना, ये वाला जो हाफ आपके पास, एक ये हाफ जाहिर बनेगा, एक ये वाला आपके पास हाफ बनेगा, ये वाला जो है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने इसके साथ एक जो है राइट एंगल्ड ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल आपके पास ऐसी शेप होती है, ये वाली शेप हो सकती है, मतलब जिसका एक एंगल जो है 90 डिग्री का है। तो आप किसी भी तरीके से जोड़ सकते हो। अगर आप ऐसी शेप ले रहे हो तो फिर इसको इसके साथ यहाँ जो है अटैच कर लो। लेकिन अगर आप ऐसी ले रहे हो तो ये वाली शेप ले रहे हो, ये वाली शेप अगर ले रहे हो तो फिर आपके पास सीधी सीधी जैसे आपने कटिंग की थी उसी तरह की एक शेप जो है, इसका ये हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस के साथ आपने अटैच कर दी, तो ये आपका एक तरह का स्क्वायर ही बन गया होगा, ठीक है। कहते हैं एक्सप्लेन करें वाई दिस शेप कैन टेसिलेट। टेसिलेट में हमने कहा था कि आपके पास जो है शेप्स आपके पास ऐसे एक दूसरे के साथ फिट होती है कि इनमें कोई गैप नहीं रहता है। तो कहते हैं एक्सप्लेन वाई दिस शेप कैन टेसिलेट। आपने बताना है कि ये शेप जो है, जो आप लोगों ने कटिंग करके बनाई, उसके साथ फिर आप राइट, जाहिर है राइट ही काट की और राइट ही उसके हाइपोटेनियस के साथ आप कनेक्ट कर रहे हैं, तो जाहिर है बिल्कुल एग्जैक्ट इसमें वो हो जाएगी, फिट हो जानी है, ठीक है। तो टेसिलेट क्यों कर रही है, एंड कैलकुलेट इंटीरियर एंगल ऑफ न्यू शेप, और जो न्यू शेप आपके पास ये बनी है इसका इंटीरियर, इसके अंदरूनी एंगल भी आपने फाइंड करने हैं। तो देखें यहाँ से तो हमें बात क्लियर, शेप अगर हम लोग ये ले लें या कोई और ले लें, ठीक है, इसको मैं लिख के भी वैसे आपको दिखाऊंगी। अगर आपके पास हमने पढ़ा था कि 360 डिग्री एंगल बन जाए तो वो टेसिलेट होती है। तो देखें आपने इस स्क्वायर को कट करके तो फिर राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल कैसी भी हो, राइट हो, आइसोसेलिस हो, इक्विलेटरल, उसमें जो है आपका एंगल जो होता है वो कितना होता है, 180 होता है। 180 इस साइड पे बन रहा है और 180 जाहिर इस साइड पे बन रहा है। क्यों 180 इस साइड पे बन रहा है, देखिए ना, ये मेरे पास था स्क्वायर, इसका हार्ड एंगल 90 90 90 90 था आपके पास, ठीक है। चलें ये 90 डिग्री हो गया, ये आपके पास भी 90 है, ये भी 90 और ये भी 90 है। जब आपने यहाँ से कट किया, दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर लिया, तो 90 को दो हिस्सों में काट लो, तो यहाँ 45 और 45 उस साइड पे चला गया। ये भी आपने कट करना है, तो 45 इस साइड पे, 45 उस साइड पे, 45 में 45 जमा करेंगे 90 आ जाएगा, 90 में फिर 90 जमा करेंगे तो 180, मतलब इसका भी 180 है आपका, इसका भी 180, क्योंकि ये भी राइट ट्राइंगल ही है। तो 180 में 180 जमा करें 360, तो ये बिल्कुल टेसिलेट होनी है एक दूसरे पे परफेक्टली, आपके पास जो है मिलनी है, गैप्स इसके जो इनके दरमियान नहीं होने हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या इसकी लिखी है,
मैंने कहा येस दिस शेप टेसिलेट बिकॉज इट इज़ मेड विद ट्राई एंगल नहीं मैं लिखा ट्राइंगल्स, ये ट्राइंगल्स के साथ बन रही है। जब स्केयर को कट किया तो पीछे आपके पास ट्राइंगल शेप बच जाती है। देखिए ना ये स्केयर है, इसको मैं कट कर दूँ, ऐसे कर कट कर दूँ तो मेरे पास शेप तो ये वाली बच रही है, तो ये ट्राइंगल ही मेरे पास बन रही है। ठीक है, और एक ट्राइंगल जो है इसके हाइपोटेन्यूज के साथ हमने अटैच किया, वो चाहे आप जिस तरह मर्जी अटैच करें, है तो राइट ट्राइंगल ही है ना। तो हमने कहा कि दिस शेप टेसिलेट बिकॉज इट इज़ मेड विद ट्राइंगल्स, ये ऐसी ट्राइंगल्स के साथ बन रही है हैविंग एंगल्स जिनके एंगल कितने कितने हैं। मैंने अभी आप लोगों को ये बात समझाई है, ये 90 वाला, यहाँ एक 90 है, यहाँ भी 45, यहाँ भी 45, ये एक 90, यहाँ भी 45, यहाँ भी 45। ठीक है, तो दोनों के एंगल बन रहे हैं, एक 90 का बन रहा है और दो 45 के बन रहे हैं। ठीक है, राइट ट्राइंगल्स के आगे हेडिंग देनी होगी तो दे दीजिएगा। विच फिट टुगेदर नीटली विदाउट गैप्स, जाहिर है एक जैसी शक्लें हैं तो उनको फिट करना आसान है। देखिए ना मेरे पास अगर ये पहली शक्ल आ रही है, इस पर मैं स्केयर फिट करूँ तो स्केयर आपका किसी भी तरीके से फिट नहीं होगा, कहीं ना कहीं यहाँ देखें गैप बच गया, वह यहाँ गैप बच गया। लेकिन इस जैसी ही शेप इस पर जो फिट करना है वो थोड़ी आसान चीज़ है। ठीक है, विच फिट टुगेदर नीटली विदाउट गैप्स। ठीक है, पहला तो हमने जवाब दे दिया। अब इसको जो है दूसरा हमने चीज़ उसकी शो करनी थी। पहला तो हमने जवाब दे दिया कि ये एक दूसरे पे फिट कर रहे हैं, दूसरा उसने ये पूछा होता है कि इंटीरियर एंगल भी आपने बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए पहली शेप हाफ ऑफ स्केयर हैविंग एंगल, जब हमने एक स्केयर को कट करके तो हमने जब हाफ ये वाला लिया तो इसके एंगल कौन कौन से बनने थे, 90, 45, 45। फिर जब हमने राइट ट्राइंगल कौन सी, अटैच्ड टू हाइपोटेनियस, राइट ट्राइंगल अटैच्ड टू हाइपोटेनियस हैविंग एंगल्स, उसके भी एंगल 90, 45, 45 थे। तो हमने अभी जो आपके पास न्यू शेप बनी है उसका इंटीरियर एंगल बताना था, तो इंटीरियर एंगल इन दोनों के एंगल्स को प्लस करके ही आना है ना। तो हमने कहा टोटल एंगल 90 + 45 + 45 + 90 + 45 + 45, जो आपके पास वैल्यूज आए इन सबको प्लस किया तो 360 डिग्री आपके पास आ जाएगा। अब हमने बताया कि दी डिस्क्राइब्ड शेप, जो न्यू हमारे पास शेप बनी है, मतलब कि एक ये शेप थी इसके साथ हाइपोटेनियस मतलब एक राइट ट्राइंगल अटैच करके जो डिस्क्राइब्ड शेप हमारे पास बनी है, कैन टेसिलेट्स, ये टेसिलेट कर रही है। उसकी वजह ही एक ये 360 भी डिग्री और एक हमने ऊपर बता दी, बिकॉज दी एंगल्स एट वर्टिसेस विद मल्टीपल शेप्स। कहता है कि आपके पास एंगल जो है ये कॉर्नर पे जो एंगल आपके बन रहे हैं, इस पे ये वाला और ये वाला जो है, बिकॉज द एंगल एट वर्टिसेस विद मल्टीपल शेप्स। अब आप टेसिलेट पढ़ रहे हैं तो टेसिलेट में एक दो डायग्राम में काफ़ी ज़्यादा आपने शेप्स बनानी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 20, 25, 38 इस तरह की शेप्स आपके पास अटैच आपने करते ही जाना है। कहते हैं विद मल्टीपल शेप्स मीट अप, जब आपस में मिलती हैं 2 इज़ 360 डिग्री। तो अब आपने देखे ना आपकी फाइनल डिस्क्राइब शेप आपकी स्केयर ही बनी, तो आप स्केयर जो है वो अटैच करते जाने हैं, दो डायग्राम्स को मैच करके स्केयर बनाते जाना है। तो उसमें आपका एंगल जो है 360 डिग्री आ रहा है, यहाँ भी हमने शो कर दिया। तो विच इज़ द कंडीशन ऑफ टेसिलेशन, तो यही कंडीशन थी टेसिलेशन की, कि टेसिलेशन तब होगी जब आपके पास 360 डिग्री एंगल आएगा। हमने इंटीरियर एंगल भी बता दिया और टेसिलेशन के बारे में उसको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर हमारा 5। कहते हैं अ टेसिलेशन इज क्रिएटेड, टेसिलेशन बनाई गई है बाय रिपीटेडली रिफ्लेक्टिंग अ बेसिक शेप। एक शेप उन्होंने पकड़ लिया, उसको बार बार रिपीट करते जाना है उसी शेप पे, जैसे हमने ट्राइंगल पे ट्राइंगल उनको फिट करते जाना है। ऐसे उन्होंने एक कोई शेप ली है और उसको रिपीटेडली लगाते गए और एक टेसिलेशन बना लिया। कहते हैं बेसिक शेप इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट ट्राइंगल के बारे में क्वेश्चन नंबर 4 में भी हम पढ़ चुके हैं कि उसमें गैप्स नहीं होते हैं। तो कहता है वो बेसिक शेप जो है ना राइट ट्राइंगल की है विद साइड्स ऑफ लेंथ। कहता है राइट ट्राइंगल जो हमने ली है ना, जिससे टेसिलेशन बनाई है, उसकी साइड्स की लेंथ 3, 4 और 5 है। अब 5 सबसे बड़ी है तो हमें पता है हाइपोटेनियस बड़ा था, 5 लिखेगा, बाकी 3 और 4 आएगा। चाहे यहाँ 3 लिखो चाहे यहाँ लिखो, जहाँ मर्जी लिखो, आपकी अपनी मर्जी है। 3 हमने यहाँ लिख लिया, 4 हमने यहाँ लिख लिया। ठीक है, कहते हैं फाइंड क्या करना है, द मिनिमम नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस नीडेड टू क्रिएट अ टेसिलेशन। अब यहाँ बड़े मजे की बात आई है, उसने क्या यहाँ तक बात किया है, कहता है आपने मिनिमम कम से कम जो है आपने बतानी है रिफ्लेक्शंस, मतलब कि शेप्स आपके पास जो है नीडेड आपको ज़रूरत होगी टू क्रिएट अ टेसिलेशन। टेसिलेशन बनाने के लिए आपने बताना है कितनी हम लोग ट्राइंगल्स मतलब हम लोग कितनी ट्राइंगल्स यूज़ करेंगे टेसिलेशन बनाने के लिए, लेकिन कैसी टेसिलेशन हो, दैट कवर्स, जो कि कवर्ड करे अ स्केयर्ड, एक मतलब स्केयर शेप, इस तरह की शेप में बने विद एन एरिया ऑफ 360 स्केयर यूनिट्स, जिसका एरिया हो 3600 स्केयर यूनिट्स हो। मतलब देखिए मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ, मैं कहूँ ये इतने पेज का जितने में मैंने क्वेश्चन लिखा है इसका मुझे एरिया बताओ, आपने स्केल के साथ माइश की, हो सकता है ये 12 सेंटीमीटर आए और ये हो सकता है ये 4 सेंटीमीटर आए। ठीक है, तो इसका जो है एरिया आपके पास क्या बनेगा, आपने कैलकुलेटर पकड़ना है, 12 को जो है
12 को आपने 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास 48 स्क्वायर यूनिट इसने एरिया लिया, मतलब कि इतनी जगह में ये चीज़ आ रही है। ऐसे ही आपने बताना है कि आप जो है कितनी जो है ट्राइंगल्स लेंगे कि 3600 स्क्वायर यूनिट, मतलब 3600 मीटर, 3600 जो है मीटर स्क्वायर का जो है एरिया वो कवर करे। मतलब कि आपके पास एक बनना, उसमें कहा है कि आपने स्क्वायर बनाना है जिसमें लंबाई चौड़ाई आपकी हर चीज़ की इस तरह से ट्राइंगल्स को अरेंज करना है कि आपके पास एक जो है आपके पास स्क्वायर बने इक्वल लेंथ का, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, चारों एक जितनी ही हो, ठीक है। लेकिन वो कितनी जगह में आनी चाहिए, कितनी जगह में, 3600 मीटर स्क्वायर की जगह में आपके पास आनी चाहिए, ठीक है। एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो 3600 मीटर स्क्वायर की जगह में वो चीज़ आपके पास आएगी, ठीक है। ईजी है, मुश्किल कोई नहीं है, ये ना समझे कि क्वेश्चन पता नहीं क्या हमारे पास आ गया। तो देखें, सबसे पहले तो हमें ये वाली हमें चीज़ दी हुई थी, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने बताना है कि कितनी हम लोग ट्राइंगल्स को जोड़ेंगे तो हमारे पास ये चीज़ बनेगी। उसके लिए आपने क्या काम करना है, बार बार देखिए ना, उसने क्या है कि 3600 जो है आपके पास 36 एरिया जो है 3600 जो है जगह में, मतलब आपने ट्राइंगल्स बनानी है। तो पहले मुझे एक ट्राइंगल का तो एरिया पता होना, एक ट्राइंगल का पता होगा तो फिर उस हिसाब से हम लोग जो है मिनिमम रिफ्लेक्शंस निकाल लेंगे। तो पहले हमें जो ट्राइंगल दी उसका एरिया फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल इज इक्वल टू, एरिया का फार्मूला होता है हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये आपने छोटी क्लासेस में बड़ी दफ़ा याद किया। बेस आपके पास क्या है, 4 है, और हाइट आपके पास क्या है, 3 है। तो पहले 4 आपका आना था, बाद में 3 आना था, ठीक है। तो 4 3 12, 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 6 स्क्वायर यूनिट आएगा। तो मतलब एक ट्राइंगल जो है वो आपके पास क्या आ रही है, 6 स्क्वायर यूनिट में आ रही है। मतलब वो 6 जो है, अगर आपका एरिया सेंटीमीटर में आपने माइश काट रही है, मीटर में काट रहे हो वो आप, ठीक है। तो 6 फॉर एग्जाम्पल सेंटीमीटर में काट रहे हैं या मीटर स्क्वायर में काट रहे हैं, तो 6 मीटर स्क्वायर का वो जो है जितनी जगह ले रहा है, ठीक है। बट हमने इतने एरिया की तो नहीं बात करनी है, हमने 6 की नहीं करनी, हम 3600 एरिया के लिए कितनी ट्राइंगल्स चाहिए वो हमने बात करनी है। तो हमें कितना, ये तो आपके पास आ गया एक ट्राइंगल के लिए आपका 6 स्क्वायर यूनिट जो है एरिया कवर हो रहा है। तो टोटल एरिया टू कवर, जो जितना हमने एरिया कवर करना है वो कितना है, 3600 स्क्वायर यूनिट। ये 6A के लिए अब 3600 आपके पास हमने टोटल करना है। तो कैसे आप निकालेंगे कितनी ट्राइंगल्स आपके पास आनी है, तो 3600 जाहिर है A के लिए 6 आ रहा है, तो आप 3600 को 6 पे डिवाइड कर दो, जो आंसर है उतनी ट्राइंगल्स आपको लेनी पड़ेंगी। तो इसके लिए आपने फार्मूला क्या लिखना है, आपने कहना है मिनिमम नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस इज इक्वल टू टोटल एरिया टू कवर। कितना टोटल एरिया कवर करना है, 3600, और डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ एक ट्राइंगल। हमने यही बतानी है ना कि कितनी ट्राइंगल्स लगाएंगे। तो एक टोटल जितना एरिया कवर किया है ना उसको डिवाइड कर दो एक ट्राइंगल के एरिया पे। तो 3600 को 6 पे डिवाइड करोगे तो 600 आप ट्राइंगल्स लगाओगे तो फिर आपके पास एक स्क्वायर शेप बननी है, ठीक है। तो 600 रिफ्लेक्शंस, तो हमने कहा सो मिनिमम 600 रिफ्लेक्शंस या ट्राइंगल्स आर नीडेड, ठीक है। बात को ये एक दफ़ा फिर सुन ले, आपके पास उसने टोटल एरिया बताया हुआ है कि 3600 स्क्वायर यूनिट में आपने जो है ना ट्राइंगल्स अरेंज करनी है और स्क्वायर में आपके पास आनी चाहिए। अगर तो मुझे एक ट्राइंगल का एरिया पता है, ठीक है, एक तो उसने हमें दिया हुआ 3600 टोटल हमें एरिया दिया हुआ है, और अगर मुझे एक ट्राइंगल का एरिया पता चल जाए तो मैं 3600 को उस एक ट्राइंगल के एरिया से डिवाइड करूँगी तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे इतनी जो है ट्राइंगल्स चाहिए। जैसे मैंने ये निकाला है तो ऐसे ही आपने करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका जो है ईजी है, ठीक है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। आप बस ये कि थोड़ा देखने में जो है वो लेंथी लग रहा है। कहता है अ टेसिलेशन इज क्रिएटेड, अब फिर टेसिलेशन बनाई गई है यूजिंग रेगुलर हेक्सागोन। हेक्सागोन आपको पता है 6 साइडेड आपके पास इस तरह की शेप होती है। ये 1 रेगुलर का वर्ड यूज़ किया तो जितनी लंबी ये लाइन खींची उतनी लंबी ये वाली 2 लाइनें खींचनी है। फिर इस तरह करके 1 2 3 4 5 और उसके बाद आपने इस तरह की शेप एक बनानी होती है जिसमें 6 साइड्स आपने लेनी है किसी भी तरह से। 1 2 3 4 5 6 हमारी 6 कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है। कहते हैं कि टेसिलेशन उन्होंने बना ली हुई है हेक्सागोन को यूज़ करके। कहते हैं ईच हेक्सागोन हैज़ अ साइड लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर। हर हेक्सागोन जो है ना उसकी साइड लेंथ, उसने ये नहीं कहा पूरे हेक्सागोन की साइड लेंथ इतनी से हिस्सा जो है आपके पास 5 सेंटीमीटर। ये बात आपने जहन में रखनी है, ये आपकी यूज़ होनी है। मैंने फिर आपको यहाँ से याद करवाना है कि मैंने ये चीज़ आपको बताई हुई थी। कहते हैं ईच हेक्सागोन हैज़ अ साइड लेंथ, हर हेक्सागोन की साइड लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर की, ये भी 5 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 की, ठीक है। इस तरह मैं सारा इसलिए बोला कि ताकि आपके जहन में बैठ जाए कि ये हमने पॉइंट जहन में रखना है। कहता है फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द टेसिलेशन। कहता है आपने टोटल एरिया, अब एक तो नहीं ना उसने लगाई होगी टेसिलेशन, तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा आपके पास हेक्सागोन अटैच होंगे तो फिर टेसिलेशन बननी है ना। तो कहता है फाइंड द टोटल एरिया ऑफ टेसिलेशन, मतलब सारी जितनी टेसिलेशन बनेगी ना उसके लिए टोटल एरिया फाइंड करना है
इफ़ इट कंसिस्ट ऑफ 25 हेक्सागोन, तो ये 25 इस तरह की इन्होंने शेप्स जोड़ जोड़ के ना एक टेसिलेशन बनाई हुई है, और 25 के लिए हमने उसका एरिया फाइंड करना है। बात की समझ आई कि नहीं। एंड नेक्स्ट हमें क्या कहते हैं, टोटल पेरीमीटर ऑफ द आउटर एज। पेरीमीटर क्या होता है, देखिए अगर मैं कहती हूँ कि मेरा घर जो है ना, ये मेरा घर यहाँ शो, ये इतना मेरा घर है, तो मतलब ये वाली जो बाउंड्री है, जिस ये जो है ये मेरे पास क्या है, पेरीमीटर है। मतलब आपकी घर की चार दीवारी जो है ना, वो पेरीमीटर आता है। उसके अंदर अंदर जो शख्स होगा उसको आप लोग कहोगे ये हमारे घर के अंदर एंटर है, उससे बाहर जो होगा वो आपकी पेरीमीटर आपके हाथे में नहीं आता है, ठीक है। तो कहते हैं आपने किसकी पेरीमीटर, टोटल पेरीमीटर ऑफ द आउटर एज, एज जो है उनके किनारे जो हैं उसका जो है आपने क्या करना है, टोटल पेरीमीटर निकालना है, ठीक है। अब टोटल हमारे पास एजेस जो हैं इस तरह के, पता नहीं आउटर एजेस निकालने हैं जो आपके पास। अगर मैं आपको एक शेप दिखा ही दूँ, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बुक में एग्जांपल में भी तो दी हुई है ना, ये वाले जो किनारे हैं ना आउटर वाले, जो बाहर वाले हैं, ये अंदर वाले नहीं आपने लेने, ये बाहर वाले जो किनारे आपके पास ये वाले जो आ रहे हैं सारे के सारे, ठीक है। इनके लिए आपने पेरीमीटर निकालना है टोटल के लिए, ठीक है, जहन में बात रखनी है। ऑफ द आउटर एज ऑफ द टेसलेशन अज्यूमिंग इट्स आ परफेक्ट हेक्सागोन, तो आपने अज्यूम करना है कि आपके पास एक परफेक्ट हेक्सागोन है, मतलब हेक्सागोन ही हमें शेप में दे रहा है कि 6 साइडेड आपके पास जो है एक शेप बनेगी हेक्सागोन वाली, ठीक है, अज्यूम करना है। तो हमने सबसे पहले तो देखे ना, उसने हमें पहले कहा था टोटल एरिया, एक बात हमें की हुई है कि टोटल एरिया फाइंड करो, उसके बाद पेरीमीटर करेंगे। तो हमने कहा एरिया ऑफ हेक्सागोन के लिए हमारे पास फार्मूला जो है ना, छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा है ना, ये आपको फिर याद रखना पड़ना है, 3√3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई साइड का स्केयर। वहाँ वैसे हम लोग पढ़ते होते थे ए का स्केयर, यहाँ साइड का स्केयर मैंने लिख दिया हुआ है, ठीक है। अब साइड उसने कहा था हर साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर की है, तो साइड आपके पास जो है 5 स्केयर आ जाएगा। मैंने यहाँ लिखा था ना कि 5 सेंटीमीटर की हर साइड है, 5 पावर 2 लेंगे आपके पास 25 आ जाएगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, कैलकुलेटर से 25 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, या ये देखिए मैं आपके सामने कर देती हूँ, आपने सारा ऐसे लिख लेना है 3√3, ठीक है। मैंने ये वाली आपकी पूरी वैल्यू लिखी, इसको मल्टीप्लाई करना है 25। अच्छा मैंने मल्टीप्लाई 25 लिखा तो आपका अंडर रूट देखें कितना लंबा हो गया, तो आपने ऐसे नहीं लिखना, जब आपने 3 × 3 लिख लेना, फिर आपने ये वाला बटन दबा के फिर मल्टीप्लाई 25, ये आपके पास आ गया, और इसको हमने डिवाइड करना है 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास कुछ इस तरह का आंसर है। जो ही हम लोग ये SD वाला बटन दबाएंगे ना, हमारे पास 64.95 जो है सेंटीमीटर हमारे पास से आंसर आ जाएगा। तो एरिया आपके पास कितना है, 64.95 सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह में जो है आपके पास हेक्सागोन जो है, जो टेसिलेशन आप बनाएंगे उसमें ये आएगी शेप, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो है इसका हमने अब क्या करना है, एरिया तो हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। एरिया के बाद इसका हमने एक और चीज़ फाइंड करनी थी जो कि मैं भूल गई थी, यहाँ लिखना, वो आपने करना है इसका पेरीमीटर, ठीक है। तो हमने कहा फॉर पेरीमीटर, अब पेरीमीटर आपके पास हमें कि क्या पता है कि कितनी शेप्स हमारे पास मिलके जो है वो बनी हुई हैं, ठीक है। तो उसने हमें कहा था 25 हेक्सागोन, क्वेश्चन में उसने 25 हेक्सागोन का है। अगर आपकी बुक में जो एग्जांपल दी इसको देख के तो इसको गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 22 23, ये हमारे पास 23 हैं। 23 में हमने 2 और अटैच की तो हमारा सवाल बन जाना है। तो फॉर एग्जांपल मैं इस साइड पे या इस साइड पे जहाँ मर्जी अटैच कर ले, मैं उधर लिखना थोड़ा मुश्किल होना, चले मैं इस साइड पे अटैच करती हूँ। ये आपके पास एक आपके पास ये, और फिर इसको आपने मिला देना इसके साथ, एक मैंने ये अटैच कर ली, एक मैं यहाँ कर ले, तो ये हमारे पास अब 25 हो गई हुई हैं। अब 25 हो गया, अब इनके आपने किनारे गिनने हैं, आउटर एज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38, हमारे पास इसके जो है आउटर एज कितने बन रहे हैं, 38 बन रहे हैं हमारे पास, ठीक है। तो हमने कहा फॉर पेरीमीटर, हमने पेरीमीटर कितने 38 जो है हमारे पास एजिस है ना, आउटर एजिस, उसके लिए पेरीमीटर हमने फाइंड करना है। तो उसने कहा था कि आउटर एजिस जो हैं आपके पास जो है उनकी साइड लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर, तो हम लोग लिख देंगे पेरीमीटर ऑफ साइड लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आप इसको लिख लें पेरीमीटर ऑफ साइड लेंथ, ठीक है। साइड के बाद आपने ये वाला वर्ड लिख लें लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर के 38 हमारे पास मानने, तो 5 को 38 के साथ करोगे तो 190 सेंटीमीटर जो है इनका हाथ या आपके पास पेरीमीटर जो है वो आएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप इस क्वेश्चन की भी समझ आई होगी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 7।
नेक्स्ट हमारे पास है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। कहता है आर रेक्टेंगुलर फ्लोर, फर्श या किसी घर का ही समझ ले, लेकिन वो शेप इस तरह की है, इस तरह का रेक्टेंगुलर है। ठीक है, मतलब ये वाली लेंथ थोड़ी ज़्यादा है और ये वाली थोड़ी कम है साइडों वाली। कहते हैं आर रेक्टेंगुलर फ्लोर इज़ 12 m बाय 15 m। ये आपके पास 15 m मतलब 15 मीटर लंबा है और ये आपके पास 12 मीटर है। ठीक है, रेक्टेंगल शेप में तो फिर ये वाली साइड आपकी बड़ी होती है, ये थोड़ी छोटी होती है, 15 बाय 12। तो जब भी आपके पास दो चीज़ें होंगी वहाँ से आप हमेशा एरिया ही निकाल लेंगे। ठीक है, 12 बाई 15, हाउ मैनी स्क्वायर टाइल्स ईच 1 बाय 1। मतलब आपने ना एक वो जो हम लोग मार्बल लगाते हैं, पत्थर जो लगाते हैं, आपने वो 1 मीटर उसकी लंबाई हो और 1 मीटर चौड़ाई हो। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर में अगर ये 1 मीटर रख लो तो ये खुद ब खुद ही 1 मीटर होनी है, और ये भी 1 मीटर रख लो तो ये भी 1 मीटर। आपने कितनी टाइल्स आप चाहिए होंगी आर नीडेड टू कवर द फ्लोर, इस फ्लोर को कवर करने के लिए। ठीक है, अच्छा मेरी बात सुने, उसने हमें ये तो बता दी इसका एरिया 1 बाय 1, तो एरिया इसका अगर हम लोग निकालेंगे टाइल का तो 1 को 1 से मल्टीप्लाएंगे तो 1 m स्क्वायर आएगा, मतलब एक टाइल का जो एरिया 1 m स्क्वायर है। ठीक है, अब हमें फर्श जो है उसने 15 बाई 12 का दिया है। अब हमें पता तो चले जगह कितनी है। ठीक है, 1 मीटर की तो एक टाइल आपके पास बन गई, 1 मीटर स्क्वायर की। ठीक है, एक टाइल बन गई। अब इसका एरिया पता चल दे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। अब हमने एरिया निकालना है इसका फ्लोर का, फर्श का, तो हमने कहा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर आपके पास क्या है, 15 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 180 m स्क्वायर। ठीक है, 180 m स्क्वायर का ये आपके पास जगह है। अब जाहिर है इसमें 180 m स्क्वायर की है तो आपको कितनी टाइलें चाहिए होंगी, उसने यही पूछा है ना कि हाउ मैनी स्क्वायर टाइल्स ईच 1 बाय 1 m आर नीडेड, कितनी आपको टाइलों की ज़रूरत होगी। तो 180 को 1 पे तकसीम कर दें, जाहिर है हर 1 m की है तो आपको हर जो टाइल है, देखिए 180 टाइल जो है आपके पास मीटर स्क्वायर का इसका एरिया है और हर टाइल का 1 m का स्क्वायर है। तो जाहिर है 1 m अगर एक कवर कर दिया तो 180 m स्क्वायर के फ्लोर के लिए 180 ही आपको टाइलें चाहिए होंगी। ठीक है, तो इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे, हमने कहा स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर फ्लोर, जो फर्श पे जो है पूरे फर्श पे टाइल्स लगाने के लिए हमें कितना जो है ये वो चाहिए, टाइल्स कितनी चाहिए, स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड मतलब टाइल हमें कितनी चाहिए। तो 180 मतलब टोटल जो है आपके पास टोटल फ्लोर एरिया आपने ऊपर हेडिंग दे लेनी है। ठीक है, और नीचे आपने लिखना है 1 टाइल एरिया, TILE टाइल एरिया। ठीक है, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 180 ही टाइल्स आपकी लगेंगी। ठीक है, क्योंकि हर टाइल 1 m स्क्वायर की है और फ्लोर आपका 180 m स्क्वायर का, तो फिर 180 ही आपको टाइल्स चाहिए होंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है रेक्टेंगुलर वाल। अब आपके पास एक दीवार है वो रेक्टेंगल शेप की है। ठीक है, इस तरह से आपके पास एक दीवार है, इस 10 मीटर हाई, 10 मीटर जो है उसकी ऊंचाई है एंड 120 मीटर वाइड, और 120 मीटर जो है उसकी क्या है वो चौड़ाई है। ठीक है, हाउ मैनी गैलन्स ऑफ पेंट आर नीडेड टू कवर दीवार। कहते हैं कितनी गैलनें जो है हमें पेंट की चाहिए होंगी इस वाल को करने के लिए। ठीक है, तो पहले तो देखिए ना, यहाँ से आपको बात समझ आ जानी चाहिए कि पहले आपको पता तो हो, ये तो आपको 120 और 10 आपको दिया हुआ है, ये तो लंबाई चौड़ाई दी, आपको एरिया पता हो कि कितना हमारे पास दीवार कितनी जगह पे है, मतलब दीवार की वो आपके पास सरफेस कितनी है। तो यहाँ से आपने एरिया पहले निकालना है। ठीक है, कहते दीवार इफ़ 1 गैलन कवर्स 35 m स्क्वायर। कहता है कि अगर 1 गैलन जो है 35 m स्क्वायर का जो है एरिया कवर कर रही है। ठीक है, 35 मीटर स्क्वायर का जो एरिया कवर कर रही है, तो आपको इस दीवार को पेंट करने के लिए कितनी गैलनों की ज़रूरत होगी। तो पहले देखते हैं इसका एरिया टोटल कितना है। तो एरिया की लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ किया, 10 मल्टीप्लाई 120, यहाँ से 1200 मीटर, 1200 मीटर जो है इसका एरिया है और 1 गैलन सिर्फ 35 मीटर का जो है एरिया कवर कर रही है। ठीक है, तो हमने गैलन ऑफ पेंट्स रिक्वायर्ड, देखिए ना आपके पास टोटल एरिया है 1200 और एरिया कवर करने के लिए 1 गैलन जो है वो कितना एरिया कवर कर रही है, वो 35 m स्क्वायर कर रही है। तो 1200 को m से डिवाइड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास 35 गैलन है, मतलब यहाँ से आंसर आएगा 34.285। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 35 आपके पास गैलन्स आपके पास अगर पेंट होगा तो वो 1200 m स्क्वायर की दीवार को जो है वो पेंट कर सकती है। ये इसी तरह का सेम क्वेश्चन जो है हमने पीछे किया था, वो क्वेश्चन हमारा था ये वाला, हमने उसने एरिया बताया हुआ था। ठीक है, 5 वाला क्वेश्चन, एरिया उसने टोटल हमें कवर करने के लिए बताया था टेस्लेशन के लिए। हमने
हमने एक का निकाला तो हमने टोटल को एक पे डिवाइड करके तो हमने कहा था इतनी हमारे पास जो है हम लोग ट्राइंगल्स यूज़ करेंगे। यही सेम कॉन्सेप्ट आपने यहाँ यूज़ करना है, ठीक है। आपको दीवार का टोटल जगह पता है कि इतनी जगह है और 1 गैलन जो है वो इतनी 35 एम स्क्वायर वाली जगह बस कवर कर रही है। तो जाहिर अगर 1200 एम स्क्वायर कहाँ 1 गैलन सिर्फ 35 कर रही है और 1200 एम स्क्वायर आपने कवर करना है, तो 1200 को 35 पे डिवाइड कर दो, पता चल जाएगा कि इतनी गैलने और ले आओ, ठीक है। मतलब 35 गैलने लगेंगे तो पूरा आपके पास जो है एरिया वो कवर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, कहता है अ रेक्टेंगुलर वाल, अब फिर एक दीवार ये हैज़ अ लेंथ ऑफ 10 मीटर एंड अ विड्थ ऑफ 4 मीटर। तो मतलब आपके पास इस तरह की दीवार है, 10 मीटर उसकी लंबाई है और 4 मीटर उसकी क्या है, चौड़ाई है। इफ़ 1 लीटर ऑफ पेंट कवर्ड जो है 7 एम स्क्वायर, ठीक है। यहाँ आपके पास पिछली बुक में 2 है लेकिन न्यू बुक्स में यहाँ 7 है। तो कहते हैं इफ़ 1 लीटर ऑफ पेंट कवर्स 7 एम स्क्वायर, तो कहते हैं 1 लीटर जो आपके पास पेंट है, पेंट की गैलन जो है वो 7 एम स्क्वायर कवर कर रही है। तो हाउ मैनी लीटर्स ऑफ पेंट आर नीडिड टू कवर दीवार, तो कितनी गैलनें आपको चाहिए होंगी दीवार को पेंट करने के लिए, ठीक है। पेंट आपको कितना चाहिए होगा, तो सबसे पहले आपको जो है उसने हमें जो 10/4 की दीवार दी इसका एरिया निकालना है। तो 10 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 40 एम स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। अब हमें समझ आ गई 40 एम स्क्वायर की जगह है और एक जो है आपके पास लीटर ऑफ पेंट, 1 लीटर हम लोग पेंट ले रहे हैं वो सिर्फ 7 एम स्क्वायर कवर कर रही है। तो वही आपने काम करना है जो आपने पीछे किया है। देखें 40 जो है आपके पास टोटल एरिया आ गया और 1 गैलन जो है वो 7 एम स्क्वायर जो है कवर कर रही है। तो 40 को 7 पे डिवाइड करो 5.716, तो 5 तकरीबन 6 लीटर्स के करीब है। तो 6 लीटर आपके पास अगर होगा ना पेंट तो इस दीवार को क्या कर देगा, पूरा ही रंग देगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट वाला क्वेश्चन है, कहता है अ विंडो, एक खिड़की हैज़ अ ट्रेपिजोइडल इस तरह की शेप आपके पास होती है। अक्सर होता है ना वो जो माउंटी वगैरह बनाते हैं तो उसमें डिफरेंट शेप्स की आपके पास विंडोज़ लगाई जाती हैं, ठीक है। तो कहता है उसकी शेप ट्रेपिजोइडल है विद पैरेलल साइड्स ऑफ 3 m। कहता है पैरेलल साइड्स जो हैं एक 3 m है एंड एक 1.5 m। जाहिर है ये वाली साइड मैंने थोड़ी लंबी बनाई है तो ये आपके पास 3 और जो छोटी साइड बनाई है वो 1.5 m है आपके पास, ठीक है। कहते हैं एंड हाइट, उनकी जो हाइट है आपके पास, हाइट आपके पास 2 m है। इसकी शेप थोड़ी इस तरह की होती है तो ये आपके पास हाइट जो है वो हाइट तो नहीं ना होगी, हाइट तो आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, एल्टीट्यूड होता है, ठीक है। तो ये 2m। कहता है फाइंड द एरिया ऑफ विंडो, आपने बताना है कि इस विंडो का एरिया क्या है। सबसे पहले देखें हमारे पास जो है एरिया ऑफ ट्रेपिजोइडल शेप जो होती है उसका फार्मूला होता है 1/2 a + b × एज। a + b का मतलब होता है कि साइड्स को सम करें। तो साइड हमारे पास एक 3 थी एक 1.5 थी, तो यहाँ आपने वैल्यूज पुट कर देनी। a आपके पास 3 और b में आपके पास 1.5 मल्टीप्लाई हाइट, और हाइट हमारे पास 2 दी हुई है तो 3 में ऐड करेंगे 1.5, 3 में ऐड करेंगे 1.5 और देखते हैं भला क्या आता है। 3 में हमने प्लस करना है 1.5, जो भी आंसर आता है उसको आप मल्टीप्लाई कर लें 2 के साथ, फिर जो आंसर आता है उसको डिवाइड कर देना इस 2 के साथ। तो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 4.5 m स्क्वायर। तो इस जो है विंडो का जो एरिया है वो 4.5 m स्क्वायर है। अगर ठीक है तो आई होप कि आपको इससे समझ आई होगी। अगर समझ आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको पता चले कि इस तरह का भी चैनल जो है यूट्यूब पे मौजूद है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।